इस आदमी को दुरुस्त करना पड़ेगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा। बहरहाल मैं वहां से निकल आया और फिर जहाज के ऊपरी हिस्से में आ गया। बाहर काम हो रहा था, सामान जहाज पर लादा जा रहा था। चारों तरफ भाग दौड़ हो रही थी। कस्टारो और सीसारा भी मौजूद थे। दोनों ने मुझे पसंदीदा निगाहों से देखा और मैं उनके करीब पहुंच गया। बहुत उम्दा आशोले, तुम दर हकीकत मुझे जहाज के कप्तान मालूम हो रहे हो। कस्टारो ने मुझे बहुत उम्दा आदमी दिया है। और कस्टारो मुस्कुरा कर रह गया। मैं उसकी ज़हनी कैफियत समझ रहा था, चुनाचे मौका पाकर मैंने उससे कहा, दूसरी बार जब जहाज यहाँ आएगा तब मैं शहंशाह सीसारा से यहाँ रहने की इजाज़त मांग लूंगा। मैं इंतजार करूंगा आशोले, कस्टारो ने कहा। तकरीबन 3 घंटे तक जहाज पर काम होता रहा। कैदियों के हाल का मुआयना किया। सफाई करने वाले सफाई कर चुके थे और अब हाल में बदबू न थी। ए गैशे, मैं गैशे को आवाज देने लगा और वो मेरे करीब आ गया। ठीक है, मैं तेरे काम से खुश हूं, लेकिन मैं तुझसे खुश नहीं हूं आशोले। अगर सीसारा को दरमियान में ना लाए तो मैं तुझे चैलेंज कर दूंगा कि जहाज पर तेरी जिंदगी बहुत कम होगी। मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई और तो सुन ले गैशे, मैं तेरा चैलेंज कबूल करता हूं। सुन, मैं तेरी पहली गलती पर तेरे बदन की खाल उतार दूंगा, दूसरी गलती पर तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा और तीसरी गलती पर तुझे कत्ल करके समंदर में फेंक दूंगा। लेकिन सीसारा हमारे दरमियान न होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मेरा वादा है। मैंने कहा और गैशे ने गर्दन हिला दी। बेवकूफ से आफाम की मौत ही आई थी, मैं क्या करता। हम दोनों साथ ही बाहर आए थे। अब कैदियों के लिए जाने की बारी थी। चुनाचे मेरे कोड़ा बरदार मातहत मेरे नजदीक आ गए। सीसारा ने सबको बता दिया था कि अब इनका सरबराह मैं हूं और फिर मेरे सीने पर निशान भी मौजूद था। चुनाचे मेरे इशारे पर कोड़ा बरदार कैदियों की कटहरे की तरफ चल पड़े। अजीम सीसारा, मैंने सीसारा के करीब पहुंचकर कहा और सीसारा मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। क्या बात है, तुमने कैदियों की निगरानी मेरे सपुर्द की है। ये कैदी हम बाजार में अच्छे दामों फरोख्त करेंगे और अच्छी कीमत सिर्फ इन्हीं कैदियों की लगेगी जो चाकू चौबंद और तंदुरुस्त होंगे। क्या लोग बीमार गुलाम पसंद करते हैं? नहीं, कैदियों की पूरी हिफाजत की जाएगी। तब फिर मुझे इजाजत दे कि मैं इनकी अच्छी कीमत वसूल करने के लिए इनकी अच्छी देखभाल कर सकूं। तुझे ऐसा ही करना चाहिए आशौले, मेरी राह तो न रोकी जाएगी। कौन है जो सीसारा की बख्शी हुई मराद कबूल न करे? क्या किसी ने तेरे साथ अदम ताहावुन किया है? नहीं सीसारा, बस मुझे इजाजत दरकार थी। इजाजत है, कैदियों की पूरी देखभाल तेरे जिम्मा होगी, इनकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। अगर कोई तेरी हुक्म अदूली करे तो मेरी इजाजत के बगैर उसे सजा दे सकता है तू। शुक्रिया अजीम शहंशाह, मैंने गर्दन झुकाते हुए कहा और फिर मैं कैदियों की कितार के नजदीक पहुंच गया। पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया था और कैदियों की कितार सर झुकाए बाहर निकल रही थी। मुहाफिज कोड़े फुनकार रहे थे। कभी कभी कोई कोड़ा किसी कैदी का बदन भी चाट लेता था। मैं इनके करीब पहुंच गया। एक मुहाफिज ने एक बूढ़े कैदी पर कोड़ा उठाया तो मैंने उसे अक्कब से पकड़ लिया। मुहाफिज ने पलट कर खूनखार नजरों से मुझे देखा और फिर कोड़ा छीनने के लिए जोर लगाया, लेकिन मेरे एक झटके से वो मुंह के बल नीचे गिरा। खड़े हो जाओ, मैंने उसकी पसलियों पर ठोकर मारते हुए कहा और वह दांत पीसता हुआ उठ खड़ा हुआ। जब तक कोई कैदी गड़बड़ न करे इन्हें एक भी कोड़ा न मारा जाए, मैंने गर्ज कर कहा और यह अनोखी आवाज थी। ये ऐसे अल्फाज थे जो कैदियों ने उससे कबल नहीं सुने थे। बहुत से लोगों ने गर्दनें उठाकर मुझे देखा, लेकिन उनकी कितार चलती रही। अलबत्ता दूसरे मुहाफिजों ने मेरा हुक्म सुन लिया था। चुनाचे कोड़ों की फुटकारें बंद हो गई। कैदी भी शराफत से चल रहे थे। मर्दों के बाद औरतों की बारी आई और सब एक एक करके जहाज के अंदर दाखिल होने लगे और थोड़ी देर के बाद तमाम कैदी हाल में पहुंच गए। हाल की बदली हुई कैफियत देखकर वो हैरान थे। मैं भी उनके साथ अंदर आया। फिर मैंने गैशे को हुक्म दिया, गैशे हाल के अंदर कोई कैदी गड़बड़ करे तो उसे मेरे पास पेश किया जाए। कोई मुहाफिज किसी कैदी को अपनी मर्जी से सजा न थे, इस हुक्म की पाबंदी की जाए वरना सजा दूंगा। गैशे खामोश खड़ा था। फिर मैं बाहर निकला। अब तमाम काम मुकम्मल हो गया था, इसलिए सीसारा रवानगी के लिए तैयार था। उसने गस्तारों को अलविदा कहा और गस्तारों ने हम सबको। फिर सीसारा मेरे साथ जहाज की तरफ चल पड़ा। इस बार जहाज पर तुम्हारी मौजूदगी से मैं बहुत खुश हूं। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहना पसंद करोगे? अजीम सीसारा के कदमों में जिंदगी गुजारने से बड़ी ख्वाहिश और क्या हो सकती है। तुम बहुत खुश गुफ्तार हो। जहाज पर तुम्हारा एहतराम किया जाएगा। तुम्हारी हर जरूरत ख्वाह वो औरत हो पूरी की जाएगी, जबकि दूसरों को यह हक हासिल नहीं है। मैं सीसारा की फराक दिली का कायल हूं, मैंने कहा और हम जहाज में दाखिल हो गए। सीसारा लोगों को हदायतें देने लगा। जहाज का दरवाजा बंद कर लिया गया और उसमें आईनी कीलें डाल दी गईं और फिर रस्से खुल गए और बादबानों के रुख मोड़ दिए गए। गुलाम पतवारों से जहाज को गहरे समंदर की जानब धकेलने लगे और जहाज सुस्त रवि से आगे बढ़ गया। हम सब डेक पर खड़े दूर होती हुई जमीन को देखते रहे। फिर मैंने एक गहरी सांस ली और जहाज के एक सुनसान हिस्से की तरफ बढ़ गया। इस बार फिर मेरे दिल में इंसानी हमदर्दी जागी थी और मैं इन कैदियों के लिए कुछ करना चाहता था। गो मैं आम इंसान नहीं था प्रोफेसर, लेकिन मेरे एहसास इनसे मुख्तलिफ भी न थे। जब मैं अपने बारे में गहरे अंदाज में सोचता तो मुझे एहसास होता कि मैं जिनके दरमियान हूं उनमें से नहीं हूं। फिर मैं इन जैसा क्यों बन जाऊं? खुद को इनसे अफजल क्यों न समझूं और मैं खुद को इनसे बरतर समझता।
लेकिन इसमें भी मजा नहीं था। इंसान की एक जिंदगी होती है और इसके जहन में जिंदगी के बाद का तस्वुर होता है, लेकिन मेरे पास ये तस्वुर नहीं था। मैं एकदम सब कुछ नहीं कर लेना चाहता था। मेरे पास तो वक्त ही वक्त था और इस वक्त को गुजारने के लिए जिंदगी में नित नई तब्दीलियों की जरूरत थी। और मैं बता चुका हूं कि मेरी जरूरतें आम इंसानों से मुख्तलिफ न थी। सो मैं अपने तौर पर कुछ न कुछ करके जिंदगी को मुतहर्रक रखता था और उन्हीं कामों में दिल लगाता रहता था। पर न जाने मेरा क्या हाल होता। चुनाचे इस बार ये कैदी मेरे सामने थे जिनकी मुख्तसर जिंदगी भी उनसे छीन ली गई थी। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है प्रोफेसर, और इंसान से ये भी छीन ली जाए तो फिर इनकी जिंदगी में क्या रह जाता है। मैं इन लोगों की आज़ादी वापस ले लाना चाहता था और अब इसलिए मुझे काम करना था। जहाज का सफर अब बाकायदगी से शुरू हो गया। पतवार रख दिए गए, बादबानों में हवा भर गई और इनके रुख तब्दील कर दिए गए। सितारा भी अपने काम से फारिग होकर अपने कमरे में चला गया और मैंने सोचा कि मैं भी तो देखूं कि मेरे मातहत क्या कर रहे हैं। जिस वक्त मैं तहखाने में पहुंचा मेरे सारे मातहत गैशे के गिर्द जमा हो गए और गैशे आहिस्ता आहिस्ता उनसे कुछ कह रहा था। मुझे देखकर सब खामोश हो गए, लेकिन सबकी आंखों में मेरे लिए नफरत के जज्बात थे। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं उनके दरमियान से गुजरता हुआ उस छोटे से कमरे की तरफ चल पड़ा जिसमें लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। अंदर एक मेज और एक कुर्सी पड़ी हुई थी। गैशे, मैंने गैशे को आवाज दी। मुहाफिज मुंतशिर हो गए थे। गैशे मेरे पास चलाया। तो तुमने अपना काम शुरू कर दिया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुम्हें अपनी शर्त याद रखनी होगी। फिक्र मत करो, मुझे याद है। तुम्हारा जो दिल चाहे करो। कैदियों की तादाद कितनी है? 208। कितने मर्द और कितनी औरतें हैं? मर्द 90 हैं, औरतें 118। मैंने कैदियों पर निगाह डाली। मुरझाए हुए चेहरे वाले इंसानों पर मुझे तरस आया और मैंने गर्दन हिलाई। इन लोगों को खाना किस वक्त मिलता है? दोपहर को, जब सूरज वापसी का सफर शुरू करने वाला होता है। सुबह को, सूरज निकलने के बाद, और रात को जब जब चांद का वक्त हो जाता है। इन औकात में तब्दीली करना है। क्यों? गैशे ने फुनकारते हुए कहा। मैं चाहता हूं, इसलिए मैंने हुर्राते हुए जवाब दिया। क्या औकात होंगे? सुबह, दोपहर और शाम। मैं हदायत दे दूंगा, इसके खिलाफ ना हो। क्या जहाज के दूसरे अमले का खाना भी इनके खाने के साथ पकता है? नहीं, कैदियों का किचन अलग है। कितने आदमी काम करते हैं? 10। जाओ, मुझे 1 बजे खाना तैयार चाहिए। मैंने गैशे से कहा और गैशे तिल मिलाता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन सितारा ने उसे मेरी मातहती में दिया था, इसलिए वो मेरी हुक्म अदूली नहीं कर सकता था। ठीक 1 बजे लकड़ी की बाल्टियों में दाल और रोटियां लाई गई। कैदियों ने उन लोगों को आता देखकर जल्दी से कितारें बनाई और बैठ गए। इन्होंने लकड़ी के बर्तन हाथों में पकड़े हुए थे। मैंने सबसे आगे वाले के करीब आकर उसे दाल की बाल्टी तलब की। दाल क्या पानी था जिसमें नमक मिर्च डाल दिया गया था। रोटियां भी नाकस आटे की थी। मैंने दाल चखी और खामोश हो गया। कैदियों को खाना तकसीम किया गया और बेचारे जानवरों की तरह खाने लगे। मेरे दिल में दुखन सी हो रही थी, लेकिन इस वक्त मैंने कुछ न कहा। फिर जब कैदी खाना खा चुके तो मैंने गैशे से कहा, कैदियों की खुराक का जखीरा कहाँ है? जखीरा किचन के करीब है, गैशे ने जवाब दिया। मैं इसे देखना चाहता हूँ, आओ, गैशे ने कहा और फिर वो मुझे जखीरे तक ले गया। बेशुमार अशिया मौजूद थी जो 1 साल भी खत्म न होती। इसके अलावा सब्जियों वगैरह के भी ढेर थे। मैंने गहरी सांस ली और जखीरा गाह से निकला। इसी शाम में सितारा से मिला। सितारा इस वक्त जहाज के एक हिस्से में खड़ा समंदर देख रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। आशोले जहाज का पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा सितारा। और फिर अजीम शहनशाह ने जो काम मेरे सपुर्द किया है वो बहुत दिलचस्प है। मैं इसमें कुछ और मराहत चाहता हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या ख्वाहिश है तेरी? मैंने कैदियों की खुराक का जखीरा देखा है। सितारा अजीम, तू शहनशाह है और शहनशाहों के पास कौन सी चीज कम होती है? हम इन कैदियों को तंदुरुस्त और तवाना फरोख्त करना चाहते हैं। क्या इनकी खुराक में थोड़ी सी तब्दीली करके इनकी सेहत बरकरार रखना गलत होगा? नहीं। क्या जखीरा कम है? जखीरा बहुत बड़ा है। हमारा यह सफर कितना तवील होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 चांद। जखीरा इतना है कि 10 चांद तक काम आ सकता है। मुझे इजाजत दे कि मैं इनकी खुराक बेहतर कर दूं। तू इनका मुहाफिज है, हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। जैसा चाहे कर। हमें तेरे ऊपर मुख्तसर वक्त में ही एतमाद हो गया है, और हम गलत लोगों पर भी एतमाद कर लें तुझे कायम रखते हैं। मैं शहनशाह की इस बात को याद रखूंगा। कैदियों के तमाम मामलात मेरे जिम्मा। ये काम बहुत दिलचस्प मालूम हुआ है, मैंने सितारा से कहा। और फिर उसी शाम कैदियों के खाने की कैफियत बदल गई। मुख्तसर ये प्रोफेसर के मैंने उन मजलूम इंसानों के हालात 3 दिन के अंदर काफी संभाल दिए। अब इन पर मुहावजों के कोड़े नहीं बरसते थे। उन्हें वक्त पर खाना मिलता था। 50-50 की टुकड़ियां दिन में 4 दफा खुली हवा में आती थी और कैदियों की हालत किसी कदर बहाल थी। चौथे दिन की बात है। इस वक्त मैं कैदियों के हाल में अपने दफ्तर की कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा। मेरे ज़हन में न जाने क्या ख्यालात रक्स कर रहे थे। मैं ख्यालात में इस कदर उलझा हुआ था कि मुझे कवि हैकल जवान कैदी की बेड़ी की सरसराहट भी ना सुनाई थी, जो रेंगता हुआ खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया था। उसके हाथ में लंबा खंजर था जिसे मजबूती से पकड़े हुए था। मैं तो इस वक्त चौंका जब कैदी ने हाथ उठाकर मेरे ऊपर खंजर का भरपूर वार कर दिया। खंजर की नोक मेरे पहलू पर दिल के मकाम पर पड़ी थी और मैं चौंक पड़ा। आबदार खंजर की नोक कुंद हो गई थी, लेकिन कैदी ने वैश्याना अंदाज में मेरे ऊपर दूसरा हमला कर दिया और मैंने खड़े होकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। कैदी बुरी तरह मचल रहा था।
वह हर कीमत पर मेरा खात्मा कर देना चाहता था, लेकिन अब वो मेरी गिरफ्त में था। मैंने खंजर उसके हाथ से छीन लिया। दूसरी तरफ सारे कैदी दम साधे हुए थे। उनके चेहरों से खौफ व हिरास आया था। इस वक्त एक निस्वानी चीख सुनाई थी, नहीं नहीं, इसे हलाक न करना, इसे हलाक न करना। मैंने चीखने वाले की तरफ देखा। एक दुबली पतली सी जर्द चेहरे वाली लड़की थी। वो दोनों हाथ उठाए चीख रही थी। उसकी आंखों में रहम की इल्तिजा थी। मैंने एक हाथ से कैदी को दबोचे रखा, दूसरे हाथ से खंजर को मेज की मोटी सतह पर रखा और जोर से मोड़ दिया। खंजर दरमियान से दो टुकड़े हो गया था। लड़की ने दोनों हाथ सीने पर बांध दिए। मेरे खंजर तोड़ देने से उसे किसी कदर इत्मीनान हो गया था कि मैं अपने मुजरिम को कत्ल नहीं करूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए अपने चुंगल में फंसे हुए परिंदे को देखा और फिर उसे छोड़ दिया। उसका कवि हैकल जिस्म थर थर कांप रहा था। मैंने उसके शाने पर थपकी दी और कुर्सी से खड़ा हो गया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। अगर तुम ना बताना चाहो तो ये भी ना पूछूंगा कि तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते थे। कवि हैकल कैदी पटी पटी आंखों से मुझे घूरने लगा और फिर वो दोनों हाथों से मुंह छुपा कर रो पड़ा। वो सिसक कर रो रहा था। मैं जलील हूं, मैंने गलत किया। मैं बैठ जाओ, मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या तकलीफ पहुंची। मुझे माफ कर दो, देवता के लिए मुझे माफ कर दो। वो मेरे पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन मैंने जल्दी से उसे उठा लिया और फिर मैंने उसे कुर्सी पर बिठा दिया। दूसरे बहुत से कैदी भी खामोशी से रो रहे थे। दुबली पतली लड़की की सिसकियां भी मेरे कानों में गूंज रही थी। वो कुर्सी पर बैठा रहा और रोता रहा। मैं उसके शाने पर हाथ रख के खड़ा उसे और दूसरे कैदियों को देखता रहा। फिर जब वो खूब रो चुका तो मैंने उसके कंधों को थपथपाया और बोला, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। अगर अपनी नाराजगी की वजह मुझे बता दो तो मेरी उलझन दूर हो जाएगी। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। मुझे माफ कर दो, बस मुझे माफ कर दो। वो रोते हुए बोला, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मुझे बताओ तो सही, तुम्हें इसकी जरूरत क्यों पेश आई। एमिली मेरी बहन है, उसने सिसकते हुए बताया। एमिली कौन? ओह, वो दुबली पतली सी लड़की तो नहीं? हाँ ठीक है। फिर वो बीमार है, सख्त बीमार। उसका बदन लोहे की तरह तप रहा है। ओह, मैं उसे घूरने लगा। गैशे ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें कत्ल कर दूं तो वह एमिली के लिए दवा मुहैया कर सकता है। पूरी दुनिया में मेरी एक ही बहन है, मैं इसे चाहता हूं, इसलिए मैं मजबूर हो गया। गैशे ने कहा था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ यकीन कर लो, उसी ने कहा था। वरना मैं जानता हूं जब से तुम आए हो हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक होने लगा है। हम पर बेजा मजालम नहीं तोड़े जाते, वरना गैशे बहुत जालिम है। उसने कहा था कि अगर मैंने तुम्हारा काम तमाम न किया तो वह एमिली को कत्ल करा देगा, और यह काम गैशे के लिए मुश्किल नहीं है। इससे पहले उसने 3 अफराद को कोड़े मार मार कर हलाक कर दिया था। मैंने होठ पीछ लिए। तुम्हारा नाम क्या है? फिक्र मत करो पोगास। तो मुझे कत्ल करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन गैशे तुम्हारी बहन को कत्ल नहीं कर सकेगा, और एमिली को दवा भी जरूर मिल जाएगी। अभी थोड़ी देर में मैं इसका इंतजाम करता हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं बहुत बेबस हूँ, मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। वो फिर रोने लगा। नहीं पोगास, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। मुझे तुमसे बहुत से काम लेने हैं। जाओ अपने साथियों में जाओ, पहले मैं एमिली के लिए दवा का बंदोबस्त कर दूं। मैंने कहा और उसे कैदियों में वापस पहुंचा कर ऊपर आया। जहाज के डॉक्टर से मैंने बुखार की दवा ली। गैशे इस वक्त कहीं दूर था। एक मुहाफिज को मैं अपने साथ ले आया था। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एमिली को दवा देकर मैंने उसका शाना थपथपाया और फिर मुहाफिज से कहा कि गैशे को तलाश करके मेरे पास लाया जाए। मुहाफिज खामोशी से चला गया। पोगास तुम यहाँ आ जाओ, मैंने कहा, और वो गर्दन झुकाए मेरे कमरे में चला आया। मैंने टूटा हुआ खंजर मेज पर रख दिया। क्या यह खंजर भी गैशे ने मुहैया किया था? मैंने पूछा और उसने गर्दन हिला थी। मैंने सर्द लहजे में कहा और गैशे का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद गैशे मुहाफिज के साथ मेरे पास पहुंच गया। पोगास और टूटे हुए खंजर को देखकर उसका चेहरा फीका पड़ गया। गैशे, मैंने सर्द लहजे में कहा और वो चोर निगाहों से मुझे देखने लगा। इस शख्स ने इस खंजर से मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। कत्ल करने की कोशिश की थी? गैशे ने हैरत का मुजाहरा किया और फिर उसने फुर्ती से खंजर खींचते हुए कहा, तब तो इसने बगावत का जुर्म किया है, इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसने बिजली की सी तेजी से पोगास पर वार किया। पोगास उछल कर पीछे हट गया था और यह सिर्फ उसकी कोशिश थी, वरना दर हकीकत मैं इस वक्त उसकी जिंदगी बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन गैशे पोगास को किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। वो बेवकूफ समझ रहा था कि अभी तक उसका राज नहीं खुला है, इसलिए वो राज खुलने से कबल राजदार को मौत की नींद सुला देना चाहता था। चुनाचे वो दोबारा पोगास पर झपटा। उसका खंजर तेजी से पोगास की तरफ लपका। पोगास का चेहरा दहशत से सफेद पड़ गया था। उसे अपनी आंखों के सामने मौत की तस्वीर नजर आने लगी थी, लेकिन मैं बर्क की सी तेजी से उस पर झपटा और मैंने गैशे की कलाई पकड़ ली। मुझे छोड़ दो आशोले, मैं गद्दार को मौत की नींद सुलाकर ही दम लूंगा। गैशे ने एक झटके से कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, यह काम तो मेरे सुपुर्द कर दे गैशे, तू फिक्र मत कर, मैं गद्दार को मौत की नींद सुलाकर ही दम लूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे जोमानी अल्फाज पर गैशे चौंक पड़ा। उसका रंग और फीका पड़ गया। कलाई छुड़ाना उसके बस की बात न थी, वरना पोगास से पहले वो ये खंजर मेरे सीने में उतारने की कोशिश करता। वो कलाई छुड़ाने के लिए ताकत सर्व करता रहा और मैं उसे घूरता रहा। फिर उसकी उछल कूद से तंग आकर मैंने उसकी कलाई पर अपने पंजे की गिरफ्त से सख्त कर दी, और तब गैशे के चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार हो गए। उसने बेबसी से मुझे देखा और खंजर उसके हाथ से निकल कर नीचे गिर गया। गद्दारी का फैसला तू नहीं, मैं करूंगा गैशे। क्या तू समझता है कि तेरे कहने से मैं इस शख्स को गद्दार तस्लीम कर लूंगा? मैंने इसे पीछे धक्का दिया और गिरते गिरते बचा। उसने एक दीवार का सहारा ले लिया था और अब खूनखार निगाहों से
मुझे देख रहा था। तूने उम्दा कोशिश की थी गैचे, लेकिन देख तू नाकाम रहा। चुनांचे अब मुझे इजाजत दे कि मैं शर्त पूरी करूं। क्यों बकवास करता है? मैंने क्या किया है? गैचे दहाड़ा। पोगास ने वफादारी से तेरा हुक्म बजा लाने की कोशिश की थी, लेकिन तेरी बदकिस्मती है कि इसका मुकाबला मैं था। बहरहाल इसकी बहन को दुआ मिल चुकी है, इसलिए अब इसे तेरी परवाह नहीं है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गैचे ने खौफनाक लहजा कहा। मैं अपना आयत पूरा करूंगा, मैंने कहा, और पोगास को इशारा करके बोला, मुहाफिज से कोड़ा तलब करो। पोगास ने हिचकिचाते हुए गैचे की तरफ देखा और गैचे हज़ियानी अंदाज में हंस पड़ा। तेरा हुक्म कोई नहीं मानेगा। पोगास, मुहाफिज से कोड़ा तलब कर। और पोगास एक मुहाफिज के नजदीक पहुंच गया। अशोरे कोड़ा तलब करता है, उसने कहा, लेकिन मुहाफिज खामोश खड़ा रहा। उसके पास कोड़ा मौजूद था। पोगास ने मेरी तरफ देखा। इसे कोड़ा दे दो, मैंने मुहाफिज से कहा, लेकिन मुहाफिज ने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। तब मैं आगे बढ़ा और मुहाफिज के करीब पहुंच गया। कोड़ा लाओ, मैंने कहा, लेकिन मुहाफिज उसी तरह खड़ा रहा और दूसरे लम्हे मेरा हाथ किसी गुरज की तरह उसकी गर्दन पर पड़ा और हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनी गई। मुहाफिज की दिलदोज चीख गूंजी और उसके मुंह से खून की फवार निकल पड़ी। पोगास उछल कर पीछे हट गया था। उसी लम्हे गैशे ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी, लेकिन मैंने न सिर्फ मुहाफिज के हाथ से कोड़ा ले लिया था, बल्कि खुद को गैशे की इज्जत से बचाने के लिए एक तरफ बैठ गया था। गैशे ने मुश्किल खुद को गिरने से बचाया था। मैंने कोड़ा संभाल लिया और दूसरे लम्हे कोड़ा शाई शाई की आवाज के साथ गैशे के जिस्म पर पड़ा। गैशे तिल मिलाकर रह गया, लेकिन कोई बस नहीं चलता था कि क्या करता। पोगास ने मुहाफिज की लाश घसीट कर एक कोने में कर दी और खुद भी वहीं खड़ा हो गया। कैदियों ने उससे कभी ये तमाशा कभी न देखा था। गैशे से सब बेपनाह नफरत करते थे। आज तक वो इसके जुल्म सहते रहे थे और आज शिकारी खुद शिकार बन गया था। उसके लिए ये तमाशा बेहद दिलचस्प था। मैंने गैशे के जिस्म पर दूसरा वार किया और गैशे ने कोड़ा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक झटके से उसे खींच लिया और गैशे ऊंधे मुंह आन गिरा। दूसरे लम्हे मैंने उसकी कमर पर पांव रख दिया। गैशे जख्मी सांप की मानद बल खा रहा था। तब मैंने उसके गिरिबान में हाथ डाल दिया और मेरे मजबूत झटके से उसका लिबास नीचे तक फट गया। दूसरे झटके में मैंने गैशे का ऊपरी जिस्म बरहना कर दिया था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरी जबरदस्त लात उसकी कमर पर पड़ी और वो एक दीवार से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। इसके बाद मैंने उसे उठने की मोहलत न दी। मेरे हाथ इंतहाई बर्क रफ्तारी से चल रहे थे और गैशे के बदन पर खून उगलती लकीरें उभर रही थी। मैं अपने अहद को पूरी तरह निभाना चाहता था। चुनाचे गैशे के बदन की खाल जगह जगह से उतरने लगी और वो फिर बेहोश हो गया। मुहाफिज एक कितार बांधे खड़े हो गए थे। उनकी आंखों में अब नफरत के बजाय खौफ के आसार थे। जब मेरे जज्बात कुछ ठंडे हुए तो मैंने गहरी सांस ली और मुहाफिजों की तरफ रुक करके बोला, आगे आओ। वो सब बादल नुखास्ता आगे बढ़ाए। उसकी लाश उठाकर समंदर में फेंक दो और गैशे को यहाँ से उठाकर ले जाओ, मैंने हुक्म दिया। उनमें से चंद ने मुहाफिज की लाश उठा ली, बाकी गैशे को उठा कर लेके मैंने कोड़ा एक तरफ फेंक दिया और कैदियों की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उन सब के चेहरे भी खिले हुए थे। पोगास झिझकता हुआ मेरे पास आया और फिर वो मेरे पैरों की तरफ झुकते हुए बोला, तू अजीम है आशोले, तू अजीम है। हम सब तेरे शुक्रगुजार हैं, लेकिन मैं तुमसे खुश नहीं हूं पोगास, मैंने आहिस्ता से कहा। बेशक मैंने ऐसी ही खता की है, लेकिन तू मुझे माफ कर चुका है आशोरे, पोगास ने गर्दन झुकाते हुए कहा। मैं इस वजह से नाराज नहीं हूं पोगास, बल्कि मुझे इस बात से इत्तेफाक नहीं है कि इतना अरसा की कैद में रहने के बावजूद, इतने मजालिम सहने के बावजूद तुमने रहाई की कोशिश नहीं की और मेरी बात किसी धमाके से कम न थी। पोगास का मुंह हैरत से खुला रह गया। वो पागलों की तरह मेरी शक्ल देख रहा था। ये क्या कह रहा है आशोले, क्या कह रहा है तू? हाँ, कम हिम्मत और बुज़दिल इंसानों के लिए अनोखी बात है। अगर तुम्हारे अंदर कभी हिम्मत जाग उठे तो इस बारे में मुझसे जरूर बात करना, लेकिन यह काम जितनी एहतियात से करोगे तुम्हारी जिंदगी इतनी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि इसी सारा से मुझसे ज्यादा तुम वाकिफ हो। मैंने कहा और पोगास को हैरत ज़दा छोड़कर बाहर निकला। मुहाफिज अब मुझसे खासे मरऊब हो गए थे और अगर अब ना होते तो कुछ अरसे के बाद उन्हें होना ही था। चुनांचे वो मेरा अदब कर रहे थे। मैंने गैशे के कमरे में जाकर उसकी हालत देखी। वो बदस्तूर बेहोश था और मुहाफिजों ने उसके बदन पर कोई दवा नहीं लगाई थी। मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकला और फिर सिसारा की तरफ चल बढ़ा। सिसारा जहाज के गोशे में शबाब व शराब की महफिल सजाए बैठा था। हसीन लड़कियां साज बजा रही थीं, चंद खादिम मुअद्दब खड़े थे और चंद हसीन और नीम बरहना लड़कियां उसे शराब के जाम पिला रही थी। मैं बेधड़क उसके नजदीक पहुंच गया, जबकि दूसरे जिंदगी में एक बार भी ये जुर्रत नहीं कर सके थे। सिसारा की महफिल में ये पहली मुदाखिल हुई थी। साज यकदम रुक गए। खादमों के चेहरे खौफ से फैल गए थे। जाम भरती हुई लड़कियों के हाथ से जाम छूटते छूटते बचे और माहौल की इस बदली हुई कैफियत पर सिसारा ने चौंक कर देखा। उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं भी उसे देख रहा था। सिसारा की आंखों में गैज़ो गज़ब का तूफान उमड़ा। उसने शोले बरसाती हुई आंखों से मुझे देखा, लेकिन मेरा चेहरा सपाट था। अलबत्ता मेरी आंखों की सरदाग सिसारा की तरफ लपक रही थी। अहमक कीड़े, तू दूसरों के बल पर कुव्वत हासिल कर सकता है। मैं पहाड़ हूं, तो चुटकियों में मसले जाने वालों में से है। मैं नाकाबिले तस्खीर हूं, खुद को मुझसे बरतर न समझ। मैं तुझसे अजीम हूं। और सिसारा की आंखों के शोले मध्यम पड़ते गए। मेरी आंखों की सरदाग ने उन शोलों को निगल लिया था। तब आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। जारी रखो, उसने दोनों हाथ उठाकर कहा और साजिंदे चौंक पड़े। वो मेरा दोस्त है, तो मेरी मानद गैर मामूली है। जारी रखो। साज फिर शुरू हो गए।
साजिंदों, शराब पिलाने वालों और खादमों के चेहरे की रौनक लौटाई। वो किसी नाखुशगवार हादसे के लिए तैयार थे, लेकिन खतरा टल गया था। आ शोले, आगे आ, मेरी हमनशीनी कबूल कर। क्या इससे पहले यह मनसब किसी को नहीं मिला। सिसारा समंदरों का बादशाह है। समंदर की लहरें इसकी अजमत के गीत गाती हैं, तू भी इसकी अजमत का मुशाहिदा कर। वो अपने अदना खादमों को दोस्ती का दर्जा बख्श देता है। आ शोले, मेरे पास बैठ जा। कनीज, इसे शराब दे कि ये मेरे पास बैठने की काबिल है। मैं उसकी बकवास पर दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया और फिर मैं उसके नजदीक बैठ गया। एक नाजुक अंदाम हसीना ने मेरे हाथ में जाम दे दिया, जिसे मैंने हल्क में उंडेल लिया। सिसारा एकदम चौंक पड़ा। उसने मुझे घूरा और फिर हंसते हुए बोला, समंदरी शेर, मैंदोशी के आदाब होते हैं। पहले जाम पीने वाला खुद सर होता है। ताहम तू आदाब से नावाकिफ है, इसलिए काबिल सजा नहीं है। अपने जाम को हमारे जाम से टकरा और फिर इसे पी। सिसारा, तू शेरों की मानी शराब नहीं पीता। ये छोटे छोटे जाम तेरी शख्सियत से शर्मिंदा होते हैं, इन्हें फेंक दे। तू क्या कहना चाहता है, साफ अल्फाज में कह। सिसारा ने चुंचलाए हुए अंदाज में कहा और मैंने शराब का मटका उठा लिया। बलोरी मटके में शराब ऊपर तक भरी हुई थी। मैंने उसे मुंह से लगा लिया और जब तक उसकी तलछट तक हल्क में न उंडेल ली तब तक मटका वापस न रखा। एक बार फिर सब पर हैरत का दौरा पड़ा। मैंने कलाई से ऊँट कुछ किए। सिसारा मुंह पाड़े मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू गिरेबान फाड़कर समंदर में छलांग लगाते। नहीं सिसारा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं ऐसे ऐसे 11 मटके और पी सकता हूँ, बशर्ते कि तुम मुहैया करे। नहीं जवान, मुझे तेरी जिंदगी अजीज है, लेकिन तूने सिसारा की अजमत खाक में मिला दी है। तुझे देर तक मेरे साथ इस महफिल में शरीक रहना पड़ेगा और अगर शराब तेरे ऊपर असरअंदाज हुई तो मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। को तू इससे ज्यादा सजा का मुस्तहिक है। मैं सिसारा के हुक्म की तामील करूंगा। मैंने गर्दन झुकाते हुए कहा और सिसारा मुतमईन हो गया। उसने फिर शराब नोशी शुरू कर दी। मैं इत्मीनान से बैठा रहा। फिर एक रकासा ने रक्स शुरू कर दिया। बड़ी हसीन और नोखेज लड़की थी। वह झूम झूम कर रक्स कर रही थी और सिसारा उसे दाद देता रहा। चांदनी चटक आई थी। खासी रात हो चुकी थी। सिसारा ने महफिल खत्म कर दी। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर मेरे कंधे पर हाथ रखते बोला, तू हर लिहाज से अजीब है आशौले। बेशक तेरे ऊपर शराब का कोई असर नहीं मालूम होता।